गुड मॉर्निंग। आज हम इनकम टैक्स में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखो, मिस्टर अशोक कुमार है, वो जयपुर टेक्सटाइल लिमिटेड इंडस्ट्री है, उसमें 1 जुलाई 2015 को लगे हैं। वहाँ 1 जुलाई 2015 का अपॉइंटमेंट है, मतलब उस दिन ज्वाइन किया है इन्होंने। और इनका ग्रेड जो है वो है 10,500, 100, 12,500, ये इनका ग्रेड। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या मिल रहा है वो सब चीज़ें बताइए अपने को। तो अपने को वही प्रीवियस ईयर 2018-19 के लिए और असेसमेंट ईयर 2019-20 जो है अपना, उसके लिए उसकी सैलरी कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले देखें तो 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 तक तो उसकी सैलरी रहेगी 10,500। 1 जुलाई 2016 से 30 जून 17 तक उसकी सैलरी रहेगी 10,600, 100 रुपये बढ़ रही है। 1 जुलाई 17 से 30 जून 18 तक सैलरी रहेगी 10,700 और 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 तक सैलरी रहेगी 10,800। फिलहाल ये अपने काम आना है। देखो, अपने को 18-19 ईयर लेना है, तो अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने तक तो 10,700 है ना। और बाकी के 9 महीने 10,800 रहेगी पूरे साल में। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले तो लिख लेते हैं उसकी बेसिक सैलरी है अपने 10,700 तो हुई 3 महीने की, प्लस 10,800 हुई उसकी 9 महीने की। तो कुल मिलाकर 1,29,300 रुपये उसकी बेसिक सैलरी हो गई। उसके बाद कह रहा है कि उसको महंगाई भत्ता मिलता है 600 रुपये पर मंथ। डियरनेस अलाउंस 600 इंटू 12, 7200 रुपये महंगाई भत्ता हो गया। फिर उसको कहता है कि उसको CCA सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है 50 रुपये पर मंथ। CCA 50 इंटू 12, 600 रुपये CCA मिल रहा है उसको। फिर उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 250 रुपये पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस 250 इंटू 12, 3,000 रुपये मिल रहा है। हालांकि हाउस रेंट अलाउंस में से मैंने आपको बताया कुछ राशि छूट हो सकती है, एग्जाम्प्ट हो सकती है, लेकिन इसने नीचे एक बात लिख दी है कि श्री अशोक जो है वो अपने खुद के घर में रहता है ना। हाउस रेंट अलाउंस की छूट अपने को तभी मिलती है जब एम्प्लॉय किराए के घर में रहता है, किराया चुकाता है तो ही मिलती है। अब खुद के घर में रहता है तो किराया तो चुका नहीं रहा, तो फिर उसको छूट नहीं मिलेगी। पूरी की पूरी राशि हाउस रेंट अलाउंस की टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद में ये बताया अपने को कि मालिक ने उसको एक कार की फैसिलिटी दी है। कार की कैपेसिटी 2 लीटर की है। मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए थे कार में। 1.6 लीटर से कम की कार है तो अलग ऑप्शन है, 1.6 लीटर से ज़्यादा की कार है तो अलग ऑप्शन है। तो ये 2 लीटर कैपेसिटी की कार है, ठीक है ना। 2 लीटर उसका इंजन की कैपेसिटी है। और वो कार जो है उसके खुद के काम में भी आती है, प्राइवेट भी, और ऑफिशियल काम में भी आती है। केवल ऑफिशियल काम में आए तब तो टैक्स फ्री होती है, पता है आपको। अब प्राइवेट भी काम आ रही है, ठीक है ना। तो जब प्राइवेट भी काम आ रही है ये कार, तो ये कार की फैसिलिटी टैक्सेबल होगी उसके लिए। यदि 1.6 लीटर से ज़्यादा की कार है ना, तो मैंने आपको बताया था कि वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, तो ये कार उसको 20 जनवरी तक यूज करने के लिए दी है उसको।
तो अप्रैल से 20 जनवरी है, तो जनवरी का महीना पूरा हुआ नहीं है, तो जनवरी को तो काउंट करेंगे, है ना। अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने उसको कार यूज करने के लिए दी है। तो जब 9 महीने कार के यूज करने के लिए दी है, तो 1.6 लीटर से ज़्यादा की कार है, तो 3300 रुपये महीना मैंने आपको बताया था कार फैसिलिटी। 3300 रुपये महीने के हिसाब से टैक्सेबल करेंगे 9 महीनों की राशि। तो 3300 इंटू 9 29,700, ठीक है ना। अब दिसंबर तक तो कार उसको यूज करने के लिए दे दी। 20 जनवरी को ये कहा कि भाई ये कार आप खरीद लो। मालिक ने कर्मचारी से कहा कि ये कार हम आपको बेच देते हैं। तो 20 जनवरी को ये कार अशोक को दे दी है 1 लाख रुपए में, ठीक है ना। और 19 जनवरी तक इस कार पे मालिक ने 40,000 रुपये का खर्चा किया था, मतलब कार की चलाने के खर्चे, ड्राइवर के खर्चे, तो 40,000 रुपये का खर्चा किया। लेकिन हमें खर्चे से कोई मतलब नहीं होता, मैंने आपको बताया फिक्स है अपना 3300 रुपये। 3300 कब है, देखो इसमें 3300 में 2400 रुपये तो कार का खर्चा और 900 रुपये ड्राइवर की सैलरी हर महीने के हिसाब से टैक्सेबल होती है, ठीक है ना। तो 2400 प्लस 900 3300 का। अब ये कार उसको दे दी 1 लाख रुपए में। तो पहले तो ये देखेंगे कि जो कार दी ये है कितने की। ये कार जो है मालिक ने दिसंबर 2016 में खरीदी थी और 19 जनवरी 19 को ये कार दे दी अपने एम्प्लॉयर को 1 लाख रुपए, ठीक है ना। तो अब देखो 2016 दिसंबर में खरीदे तो 16 का साल तो निकल गया, 17 का पूरा साल, 18 का पूरा साल, 2 महीनों का 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन की कार पे रेट क्या होती है मैंने आपको बताया था, 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो 2 लाख रुपए की कार थी, पहले साल 20% के हिसाब से 40,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया, तो कार की वैल्यू बची 1,60,000। दूसरे साल फिर 20% के हिसाब से 32,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया, तो कार की वैल्यू बची 1,28,000। मतलब जिस दिन मालिक ने ये कार अपने कर्मचारी को दी है रखने के लिए, उस दिन इस कार का वैल्यूएशन 1,28,000 रुपये है, लेकिन मालिक ने कर्मचारी को वो कार 1 लाख रुपए में दे दी है, मतलब 28,000 रुपये का फायदा दिया है कर्मचारी को, तो 28,000 रुपये उसके टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ कार 1,28,000 माइनस 1,28,000 रुपये उसके टैक्सेबल हो जाएंगे इस संबंध में, ठीक है। उसके बाद श्री अशोक के बिजली और पानी के बिल जो है वो भी मालिक नहीं भरे हैं, जिसके ऊपर 600 रुपये का खर्चा आया है। तो मैंने आपको बताया था बिजली और पानी के बिलों के लिए क्या ध्यान रखना है कि वो टैक्सेबल है या नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कर्मचारी विशिष्ट है या नहीं है। विशिष्ट कर्मचारी के लिए मैंने बताया था कि उसको जो नगद में राशि सारी मिलती है वो यदि 50,000 रुपये से ज़्यादा है स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद में, है ना, तो वो विशिष्ट कर्मचारी है। तो इसमें तो 50,000 ज़्यादा हो ही जाएगा। देखो 1,29,000 तो यही है, इसमें से मान लो 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा भी दें तो भी 50,000 से ज़्यादा केवल एक चीज़ गई हो जाता है, तो उसको तो और भी नगद में कई चीज़ें मिली है, तो ये राशि उसके लिए टैक्सेबल होगी। विशिष्ट कर्मचारी हो गया इसलिए टैक्सेबल है, यदि ये विशिष्ट कर्मचारी नहीं होता तो टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है ना। तो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 600 रुपये जो है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल के टैक्सेबल कर दिए हमने उसके बाद उसको जनवरी के महीने, हर जनवरी के महीने में कंपनी जो है हर 2 साल में एक बार, हर 2 साल में जनवरी के महीने में, हर 2 साल बाद मतलब जनवरी के महीने में कंपनी घूमने भेजती है ना। तो घूमने का नियम क्या है कि यदि हर 2 साल में एक बार कंपनी भेज रही है घूमने, तो घूमने का खर्चा टैक्स फ्री होता है। कंपनी यदि खर्चा दे रही है अपने एम्प्लॉय को तो टैक्स फ्री होता है, लेकिन वो टैक्स फ्री किसके लिए होता है? खुद के लिए, खुद के बीवी के लिए या पति के लिए जैसा कर्मचारी है, और 2 बच्चों के लिए टैक्स फ्री होता है।
दो बच्चों का नियम लागू हुआ है 1 अक्टूबर 98 से। तो यदि कोई बच्चा 1 अक्टूबर 98 से पहले जन्म लिया हुआ है तो वो तो टैक्स फ्री है ही। 1 अक्टूबर 98 के बाद में यदि दो बच्चों से ज्यादा है तो दो बच्चे ही टैक्स फ्री होंगे, ज्यादा वाले टैक्सेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये लिख रहा है कि वो दो जने तो खुद गए हस्बैंड वाइफ, और 4 बच्चे उनके साथ में गए हैं, जिसमें से एक 21 साल का है। तो जो 21 साल का है उसका जन्म तो इसका मतलब 1 अक्टूबर 98 से पहले हुआ है, ठीक है ना, तो वो तो वैसे ही टैक्स फ्री है। 21 साल के बाद 3 बच्चे और हैं जो 1 अक्टूबर 98 के बाद जिनका जन्म हुआ है, तो 3 में से 2 बच्चे टैक्स फ्री होंगे, तो एक बच्चे की सुविधा टैक्सेबल हो जाएगी। तो कुल मिला के जने कितने गए हैं वो 4 तो बच्चे और 2 हस्बैंड वाइफ, 6 जने गए हैं, रुपए लगे हैं 7200। तो 6 जनों में हस्बैंड वाइफ का टैक्स फ्री है, 2 बच्चों का टैक्स फ्री होता ही है, और एक बच्चा जो 1 अक्टूबर 98 से पहले जन्म लिया है वो भी टैक्स फ्री है। तो 5 जनों का तो टैक्स फ्री हो गया, एक जने का टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक जने को जो ये घूमने का खर्चा मिल रहा है ये अपने को टैक्सेबल करना है, तो इसको हम लिख देंगे लीव ट्रेवल असिस्टेंस, लीव ट्रेवल असिस्टेंस। 7200 रुपये टोटल लगे हैं 6 जनों की, तो एक जने का टैक्सेबल है तो 1200 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसको एक सर्वेंट की फैसिलिटी भी दी है जिसके 350 रुपये महीने भरे जा रहे हैं। तो फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट 350 इंटू 12, 4200 रुपये सर्वेंट की फैसिलिटी के टैक्सेबल हो गए। फिर उसका प्रोविडेंट फंड खोला हुआ है, प्रोविडेंट फंड में वो और उसका मालिक दोनों 14% अंशदान देते हैं। तो मैंने आपको बताया प्रोविडेंट फंड में मैक्सिमम 12% अंशदान टैक्स फ्री होता है, तो 12% से ज़्यादा जितना पैसा दिया जा रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 2% पैसा जो है एक्स्ट्रा जो जमा कराया जा रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, सैलरी कितनी है देखो 129,300 प्लस 7200 डीए जो है महंगाई भत्ता वो दिया जा रहा है उसको, तो दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो 129,300 और 7200 हो गया 136,500, 136,500 का 2% टैक्सेबल हो जाएगा, 12% से ज़्यादा जितना है तो ये हो जाएगा आपके 2730 रुपये टैक्सेबल हो गया। उसके बाद इस प्रोविडेंट फंड पे ब्याज मिल रहा है, उसको ब्याज मिल रहा है 14% की रेट से, जबकि मैंने आपको बताया 9.5% तक ब्याज टैक्स फ्री है। तो 9.5 से ज़्यादा कितना हुआ, 9.5 से ज़्यादा हो गया 4.5%, तो उसको 14% ब्याज के हिसाब से 2800 रुपये ब्याज के मिले हैं। एक्सेस इंटरेस्ट इन प्रोविडेंट फंड 2800 रुपये जो मिले हैं वो 14% के हैं, जिसमें से 4.5% वापस टैक्सेबल है, तो ये 900 रुपये उसके ब्याज के वापस टैक्सेबल हो जाएगी। फिर कह रहा है कि उसका एक बच्चा बीमार पड़ा था जिसके ऊपर खर्चा हुआ 17,000 रुपये का, और ये खर्चा जो है वो मालिक ने भरा है, और ये सारा खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है। तो खर्चे के बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि खर्चा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है तो टैक्स फ्री है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है तो टैक्सेबल है। तो ये जो 17,000 का खर्चा हुआ है ये पूरा टैक्सेबल होगा। रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल 17,000 रुपये, ये टैक्सेबल हो गया। उसके बाद एम्प्लॉय ने उसको 4500 रुपये का कपड़ा दिया है गिफ्ट के रूप में, तो गिफ्ट की राशि यदि 5,000 से कम है तो टैक्स फ्री होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो 4500 रुपये दिए हैं तो टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इतने ही पॉइंट थे इस क्वेश्चन में, सारे पॉइंट हमने सॉल्व कर लिए। टोटल कर लेंगे इसकी टोटल हो रही है 224430। ये ग्रॉस इनकम हो गई सैलरी से, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती घटाएंगे
40,000 रुपए की है, ये 18-19 की है इसलिए 40,000 हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब तो 50,000 हो गई है, तो नई बुक जो आएगी उसमें 50,000 घटाना पड़ेगा अपने को। नई बुक तो 19-20 के हिसाब से आएगी, तो फिलहाल हम पुराना सवाल कर रहे हैं इसलिए 40,000 घटा रहे हैं। तो नेट इसकी जो इनकम हो रही है 18,4430, ये नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई है इसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टाइम पे हम नया क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।